माय नेम इज़ रिचल सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। उस पर हम क्या डिस्कस करेंगे आज? फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के कुछ फीचर्स जो नॉन लिविंग से उन्हें अलग बनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। और ये लाइफ फॉर्म्स बनती कैसे हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज तरीके से, तो वो एक लाइफ फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिविंग बींग्स एग्जिबिट करते हैं जो हमें नॉन लिविंग बींग से अलग बनाते हैं, नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाते हैं। तो वो कैरेक्टर्स क्या हैं वो आगे प्रीसीडिंग चैप्टर में हम देखेंगे। पहला कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आपको बता दूं क्या होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो विदाउट एनी एक्सेप्शन। किसी भी एक्सेप्शन के बिना वो प्रॉपर्टी हर लिविंग बीइंग में प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। वो चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स जो होती है वो ग्रुप होके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, देन सो ऑन, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। देखिए यहाँ पर जो एक फ्लो चार्ट दिया गया है उसमें दिया है पहले सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल कई सारी एग्रीगेट करके टिश्यू बनाती है, कई सारे टिश्यू एग्रीगेट करके ऑर्गन बनाते, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? पहली बात तो ये परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। अगर जो एक बार हो गया तो हो गया। अगर इंक्रीज, सबसे पहले ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके मास या नंबर में इंक्रीज आना। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में इंक्रीज आ गया है तो उसे हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, इसलिए वो परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होती है, सेल एनलार्जमेंट के थ्रू भी हो सकती है और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू भी ग्रोथ होती है। जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होता है तो ग्रोथ होती है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब एनाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ होगी। जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के इक्वल होगा, कैटाबॉलिज्म यहाँ पर क्या है? कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल कट 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 होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, तो कैटाबॉलिज्म ये होता है। जब एनाबॉलिज्म का रेट कैटाबॉलिज्म के इक्वल होगा तो कोई भी इंक्रीज नहीं होगी, ना सेल में ना सेल के नंबर में, और इसलिए यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। डी ग्रोथ क्या होता है? डी ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ तब होगी जब रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा रेट ऑफ एनाबॉलिज्म से। जब कटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स से कटिंग ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, कटिंग ऑफ एटम्स होगा तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है। और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जाके जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती है। पर यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ग्रोथ तो लिविंग बीइंग में भी होती है, ग्रोथ नॉन लिविंग बीइंग में होती है। नॉन लिविंग बीइंग में ग्रोथ कैसे होती है? वो एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, उसमें इंक्रीज इन मास होता है बाहर से। जैसे कि हमने माउंटेन्स देखे हैं, उसमें बहुत सारी मिट्टी या कंकड़ पत्थर जाके इकट्ठे हो जाते हैं या बाउल्डर्स होते हैं, वहाँ पे इंक्रीज होता है ना, मास इंक्रीज होता है। माउंटेन्स धीरे धीरे बड़े 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 होते जाते हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है बट बाहर से हो रहा है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लिविंग बीइंग में भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग बीइंग में भी प्रेजेंट है।
इसलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करता है। मतलब हम अगर हैं तो हमें आगे अपने यंग वंस लाने हैं, अदरवाइज हमारी जो ह्यूमन बींग्स की कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की अपने अपने ही जैसे न्यू बींग्स को फॉर्म करने की। रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप का होता है। पहला इसमें आता है बडिंग। बडिंग होता है ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है? एक पेरेंट जो पेरेंट ईस्ट होता है, पेरेंट ईस्ट के ऊपर एक बड का फॉर्मेशन हो जाता है। वो बड धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, फिर वो धीरे इंक्रीज़ होने के बाद उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड करता है, डिवाइड होते होते जो न्यू बर्ड था वो अपने पेरेंट बर्ड से हट जाता है, अलग हो जाता है और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसे बडिंग में न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। फिर आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो पेरेंट सेल होती है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाएगा तो दोनों डॉटर सेल्स जो होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी और दो नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। फिर आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, वो अपने अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करने लगता है। उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म होने लगते हैं और उसके आसपास एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो सिस्ट जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है और सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके, और नए इंडिविजुअल में, न्यू यंग वन में वो आगे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन में अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पायरोगैरा लिया गया, स्पायरोगैरा को हम अगर बीच से कट कर दें तो उसके दोनों फ्रेगमेंट्स एक न्यू यंग वन में कर जाएंगे। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड माउल्ड में होता है, म्यूकर में होता है। ये एक फंजाई है। फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स के थ्रू नए और नए प्लांट्स या नए फंजाई का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो दो टाइप के गैमीट फॉर्म होते हैं उसमें एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट ओवम होता है। दोनों का फ्यूजन होता है और दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो डेवलप कर जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर। बट रिप्रोडक्शन में भी एक एक्सेप्शन है। कुछ स्टेराइल वर्कर बीज होती है, म्यूल्स होते हैं, कुछ स्टेराइल या इनफर्टाइल कपल्स भी होते हैं जो अपने यंग वंस को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए सारे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या हो गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये हुई एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी केमिकल रिएक्शंस कराती है और जिसके थ्रू हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिलती है, साइमल्टेनियसली एनर्जी मिलती जाती है बॉडी में। उन्हीं सब केमिकल रिएक्शंस के टोटल रिएक्शंस को, हमारी बॉडी के अंदर जो भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एनाबॉलिज्म क्या होता है
इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्ट्रक्चर की, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। ये कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी चीज़ का। इसमें सिंथेसिस होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। इनका फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? एनाबॉलिज्म के थ्रू होगा। इस प्रोसेस के टाइम पे फ्री एनर्जी स्टोर हो जाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर। अगर अदर वर्ड्स में कहें तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होके बैठी हुई है। एनर्जी हम अपने बॉडी के सेल्स के अंदर कंजर्व करके रखे हुए हैं। एग्जाम्पल, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है फैटी एसिड्स की हेल्प से। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड्स की हेल्प से। अब हम कैटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। डिस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ पे कोई चीज़ टूट रही है, वहाँ पे क्या हो रहा था? कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे कोई चीज़ डीजनरेट हो रही, टूट रही है। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव या डीजनरेटिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोक डाउन होंगे स्टेप वाइज और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म में हमने क्या देखा था? जो एनर्जी थी वो क्या हो रही थी? कंजर्व होके रह रही थी। फिर अगर देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी देता है। ग्लूकोज ब्रेक होके हमें एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो बाहर होती हैं, इन विट्रो होती है, हमारी बॉडी के बाहर जो रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस ना ही लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या जस्ट लिविंग रिएक्शंस बोल देते हैं। लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग नहीं बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को लिविंग रिएक्शंस बोल देते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ लिविंग है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस क्राइटेरिया को, इस कैरेक्टर को एग्जिबिट करते हैं। कोई भी नॉन लिविंग इसको एग्जिबिट नहीं करता है। और दूसरी बात, कोई भी लिविंग बीइंग छूटता नहीं है मेटाबॉलिज्म से। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। फिर आता है कॉन्शियसनेस। फिर हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? कोई भी चीज़ को सेंस करना। हमारे आसपास कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, उसको हम सेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस करते हैं। हमारे सराउंडिंग में कोई चीज़ प्रेजेंट है, हम उसको सेंस करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स भी सेंस करते हैं। एनी विजिबल चेंज और रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस फॉर अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। देखो, हमारी बॉडी पे कोई भी मच्छर आके बैठता है तो हम उसको भगाते हैं ना, तो वो क्या हो गया? वो स्टिमुलस हो गया। हमारी बॉडी पे अगर कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो उसके ऊपर हम विजिबल चेंज कर रहे हैं। हम उस मच्छर को मारेंगे, विजिबल चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोल देते हैं? रिस्पॉन्स। हम कोई भी चीज़ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसकी इरिटेबिलिटी कहलाती है। उसे क्या बोलते हैं? इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। स्टिमुलस के अगेंस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। एनिमल्स में स्टिमुलस जो होता है वो सेंस कर लिया जाता है बाय सेंस ऑर्गन्स। हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, नोज, आईज, स्किन, ये सब क्या हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जिसके थ्रू हम सेंस करके अपने स्टिमुलस को क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। प्लांट्स में लाइट, वाटर, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, ये सब एक्ट करते हैं स्टिमुलस की तरह। फिर
अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो होते हैं हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसे? जैसे अब हमने पढ़ाई नहीं की, हमारे पापा आए, पापा ने हमें डांटा, हमें गुस्सा आया, बुरा लगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमारी बेइज्जती हुई, हमारे फादर ने हमें डांटा, हमें ऐसा लगा कि हमारी बेइज्जती हुई, तो हमारे अंदर क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ऐसा सिर्फ ह्यूमन बींग्स एग्जिबिट करते हैं और कोई लिविंग बींग ऐसा ये सेल्फ कॉन्शियसनेस एग्जिबिट नहीं करता है। फिर जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस पजेस नहीं करते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, क्योंकि वो तो पड़े हुए हैं ना, मतलब उनका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है। ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। बट उनको डेड कंसीडर नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर लाइफ होती है, और वो लाइफ किसके हेल्प से होती है? मशीन्स के सपोर्ट से होती है वो लाइफ। और कुछ अदर फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। वेरिएशन हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, वेरिएशन क्या होता है? हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हमारे हेरिडिटी होती है, वेरिएशंस आते हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है, हमारे बच्चे जो होंगे वो हमारी तरह दिखने में नहीं होंगे, या कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं। एडेप्टेशंस, हाँ एडेप्टेशंस होंगे। हीलिंग एंड रिपेयर, हमारी बॉडी के पास हीलिंग प्रोसेस होता है, रिपेयर कर सकते हैं हम अपनी सेल्स को। एक्सक्रीशन होता है, मूवमेंट होता है, लाइफ स्पैन होता है, एवोल्यूशन होता है, और डेथ तो हर एक ऑर्गेनिज्म की है ही कि हाँ सबको मरना ही है। सो दैट्स ऑल इन दिस lecture. Thank you so much. Bye bye.